हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम अनमोल सोनी है और आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट लॉजिकल रीजनिंग से शुरुआत करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंट्रोडक्टरी एंड फंडामेंटल लेक्चर फॉर द अपकमिंग टॉपिक्स। लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं लाइक सिलॉजिज्म, इंडियन लॉजिक, वेन डायग्राम, आर्ग्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स एंड मूड्स एंड फिगर्स, जितने भी टिपिकल टर्म्स आपके सिलेबस में दे रखे हैं, उन सबको कवर करने के लिए ये लेक्चर काफी फंडामेंटल होने वाला है। विल बी कवरिंग अ लॉट ऑफ टॉपिक्स इन इट लाइक दोज गिवन इन योर सिलेबस। कोनोटेशन क्या है, डिनोटेशन क्या है, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, हम उनसे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या कैसे बोलते हैं, प्रीमाइस, प्रोपोजिशन, ये सब सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स में क्या डिफरेंशिएशंस हैं, वो सब हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद connotation and denotation. The words sound very similar, but and कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये काफी easy to understand भी हो, but this is very fundamental to understand कि कहाँ connotation word आएगा question में और कहाँ denotation word आएगा। उस वजह से हमारी understanding of the sentences change होती है। If you see the slide, connotation मतलब मतलब applied meaning होता है किसी भी चीज का। डिनोटेशन में लिखा है डिक्शनरी मीनिंग। तो व्हेन वी कॉल डिक्शनरी मीनिंग इज उसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में कहते हैं। शाब्दिक अर्थ उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। इसको काला है, ये काला क्या है, काला एक रंग है। बट कोनोटेशन इज द अप्लाइड मीनिंग ऑफ द टर्म। कि मैं अगर किसी चीज को कंपेरेटिव रूप से देख रही हूँ, किसी में अपना थोड़ा सा इमोशन अटैच करके बोल रही हूँ, इम्प्लाइड मीनिंग क्या है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है, वो सब कोनोटेशन में आ जाता है। ये चीजें ऑब्जेक्टिव होंगी, प्रिसाइज होंगी और लिटरल होंगी। जो बोला है एग्जैक्टली वही मतलब निकलता है, बाकी कुछ इम्प्लाइड मीनिंग अदरवाइज नहीं है, भावनात्मक मतलब कुछ भी नहीं है। दिस इज सब्जेक्टिव, इम्प्लाइड एंड इमोशनल कि जब जहां यूज हो रहा है, जिससे यूज हो रहा है, उसके अनुसार का मतलब बदलता रहता है। So if you read this, literal and objective meaning attached to the word, and that says subjective and cultural emotional baggage attached to the word. Like if you see the examples here, house क्या है, एक structure है, एक ढांचा है, घर बनाया है। और home क्या है, home word as a feeling has a warmth in it. Then there is thin. अब thin कुछ भी हो सकता है, पतला तो एक शब्द है, तो एक particular कोई मतलब है। बट अगर मैं किसी को बोलूँ कि ये बहुत ज्यादा skinny है, तो skinny is a very negatively denoted word. And slender is a very positive word. तो मतलब तो एक ही है इन तीनों शब्दों का, बट ये कैसे कॉन्टेक्स्ट के अनुसार इनकी मतलब बदल रहे हैं, दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन कोनोटेशन एंड डिनोटेशन इज। देन देयर इज अ टॉपिक स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। सुनने में ऐसा लगता है कि हम सबने बचपन में पढ़ा ही होगा एंड इट इज वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, बट इफ वी स्टडी इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉजिक या लॉजिकल रीजनिंग, तो स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट दोनों कुछ हद तक अलग अलग चीजें हैं और कुछ हद तक एक बहुत ही सिंप्लीफाइड मीनिंग है इनका। ये दोनों ही बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लॉजिक है, बोथ इन इंडियन एंड वेस्टर्न लॉजिक। वेस्टर्न लॉजिक, इंडियन लॉजिक के बारे में हम डिटेल में आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। स्टेटमेंट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट और स्टेटमेंट को ही प्रोपोजिशन बोला जाता है। प्रोपोजिशन इज नॉट प्रीपोजिशन दैट कम्स फ्रॉम द इंग्लिश ग्रामर, इट इज प्रोपोजिशन, PRO। इसका मतलब भी स्टेटमेंट ही होता है। इन दोनों का मतलब होता है सेंटेंस विद सम इंफॉर्मेशन या विद सम ट्रूथ वैल्यू इन इट। मतलब अगर मैं कुछ बोलूं, उस बात का कोई गलत या सही निकलना चाहिए, तो वो एक स्टेटमेंट होगा। इसको बेहतर समझने के लिए हम नॉन स्टेटमेंट्स को देखेंगे। नॉन स्टेटमेंट इज नॉट टेक्निकली इन आवर सिलेबस, बट टू अंडरस्टैंड व्हाट अ स्टेटमेंट इज फॉर अस। नॉन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कि मैंने बोला कि ये कौन से रंग का पेन है, तो ये एक सवाल है, इसमें कोई सही या गलत कुछ है ही नहीं, मैं आई एम आस्किंग समथिंग, इट्स एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इट्स अ नॉन स्टेटमेंट फॉर मी। जबकि अगर कोई मैं बोलूँ दिस पेन इज ब्लैक, तो इट हैज अ सर्टेन इंफॉर्मेशन व्हिच कैन बी ट्रू और नॉट। मतलब ये हो भी सकता है काला, और अगर ये व्हाइट होता, मैं इसको ब्लैक बोल रही हूँ, तो इट कैन बी, इट्स ट्रूथ वैल्यू कैन बी फॉल्स आल्सो। नाउ आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स जो आज के कॉन्टेक्स्ट में हम ज्यादातर यूज करते हैं, दैट इज नॉट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट। लड़ाई झगड़े या आर्ग्यू करना जो कॉन्टेक्स्ट आज का है, उस वाइज मत समझो। आर्ग्यूमेंट इज अ सेंटेंस विच हेल्प्स अस टू प्रूव समथिंग। किसी को किसी तर्क
कोई तर्क दे करके कुछ बात अपनी सिद्ध करना, समझाना, प्रूव करना, नॉट टू आर्ग्यू इन द फाइटिंग मैनर। आर्गुमेंट इज मेड ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स, इसीलिए हमने इससे पहले वाली स्लाइड में स्टेटमेंट क्या होता है वो समझा था। इट कैन बी मेड ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स। उन मल्टीपल स्टेटमेंट्स का क्या रोल है वो समझने के लिए we'll have to see कि इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए फॉर अस टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं इन टेक्निकल वर्ड्स को। तो देयर विल बी अ प्रीमाइस एंड अ कंक्लूजन। प्रीमाइस वो स्टेटमेंट होगा जो इंफॉर्मेशन गिवन है, अ स्टेटमेंट अबाउट समथिंग, और कंक्लूजन वो स्टेटमेंट होगा जो हम डिराइव कर रहे हैं, जो हमारी डिराइव्ड इंफॉर्मेशन है। तो प्रीमाइस विल बी गिवन इंफॉर्मेशन, कंक्लूजन विल बी डिराइव्ड इंफॉर्मेशन। इन दोनों, ये दोनों जहां होंगे उस पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हम आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सन हैज हार्मफुल यूवी रेज एंड सनस्क्रीन हमको उनसे बचाती है, सो वेन एवर वी स्टेप आउट वी शुड अप्लाई सनस्क्रीन वेन एवर वी गो आउट इन द सन। तो ये तो गिवन स्टेटमेंट था कि हाँ सन में हार्मफुल यूवी रेज होती है और हाँ सनस्क्रीन हमको उससे बचाता है। बट कंक्लूजन तो मैंने निकाला ना कि हम जब भी बाहर जाएं तो वी शुड अप्लाई सनस्क्रीन। दिस वाज अ डिराइव्ड इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई ये एक प्रीमाइस है और दूसरा है कंक्लूजन। अब अगर बार बार मैं प्रीमाइस बोल रही हूँ और आप प्रिपोजिशन या प्रोपोजिशन में कंफ्यूज हो रहे हैं तो डोंट बी। प्रोपोजिशन वाज स्टेटमेंट, प्रीमाइस इज अ पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, इज वन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट। इसको ऐसे समझना कि ये कैन बी एनी स्टेटमेंट। Whereas premise will be part of an argument, only the given information. It might seem that it is very basic और हम इसको बार बार क्यों पढ़ रहे हैं, बट फॉर द अपकमिंग लेक्चर्स ये सब वर्ड्स बार बार आएंगे। प्रपोजिशन बार बार आएगा, प्रीमाइस बार बार आएगा, आर्ग्यूमेंट बार बार आएंगे, और क्वेश्चंस भी हम अगर देखें तो क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वील हैव सर्टेन क्वेश्चंस आल्सो, एंड लेटर ऑन हम पीवाईक्यूज भी अगर डिस्कस करेंगे तो यू विल नो कि एग्जैक्टली यही टर्म्स कंफ्यूज करते हैं बार बार एग्जाम्स में। फिर हमारे सिलेबस में एक और टॉपिक है जो है असर्शन एंड रीजन। अब अगर आपको प्रीमाइस और कंक्लूजन का सीक्वेंस जो होता है वो सही समझ में आ गया है तो जस्ट फॉलो दिस एरो एंड यू विल नो व्हाट इज असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन में ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ होगा जो पहले असर्शन लिखा हुआ होगा, उसके बाद रीजन लिखा हुआ होगा, एंड वील हैव टू से कि ये दोनों सही हैं क्या, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं क्या या नहीं, या वन ऑफ देम इज राइट बट बोथ ऑफ देम आर नॉट करेक्ट, कुछ भी हो सकता है। मल्टीपल ऑप्शंस होंगे उसके अंदर से। जो वहां प्रीमाइस था वो यहाँ हमारा रीजन बनेगा, और जो वहां कंक्लूजन था वो हमारा यहाँ असर्शन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द सेम एग्जाम्पल जो हमने पिछली स्लाइड में लिया था, दिस सनस्क्रीन वाला एग्जाम्पल। अब असर्शन कह रहा है वी शुड यूज सनस्क्रीन बिफोर गोइंग आउट। तो ठीक है, वी शुड यूज सनस्क्रीन, बट उसका कोई रीजन है क्या? रीजन में दे रखा है बिकॉज देयर सन हैज हार्मफुल रेज while sunscreen protects us from them. तो if you notice इस वाले में therefore आ रहा था, एग्जाम्पल में I've written therefore in it। तो जब भी प्रीमाइस से कंक्लूजन पे जाएंगे हम तो we'll have therefore उसमें, और जब भी हम assertion से रीजन की तरफ जाएंगे तो we'll have because in it। अब ये कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं है, बट इन इफ यू एग्जामिन मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट आर इन आवर क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या असर्शन रीजन में जितने भी सवाल बनते हैं, मोस्ट ऑफ देम कैन बी कवर्ड विद दिस लिटिल ट्रिक कि जब भी आप देयरफॉर लग रहा है तो वो प्रीमाइस से कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, और जब भी असर्शन से रीजन की तरफ जाएगा तो बिकॉज बीच में आ जाएगा। okay? अब स्टेटमेंट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे हमने स्टेटमेंट्स और नॉन स्टेटमेंट्स में भी डिफरेंशिएट कर लिया कि सम स्टेटमेंट माइट मेक सेंस, सम स्टेटमेंट माइट नॉट मेक सेंस। जो सेंस बना भी रहे हैं उनमें हो सकता है कोई सही गलत वाली बात कभी ना हो, और n number of statements are there in the world। okay, we cannot be focusing upon every single statement when it comes to logic।
कि मैंने अगर यहाँ पर भी ये भी तो एक स्टेटमेंट ही लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट वेयर देयर इज प्रेडिकेट अपॉन द एंड डिनाइज ऑल पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, जो भी स्टेटमेंट है, ठीक है। व्हाटएवर द स्टेटमेंट इज, हमको उनको वेरी लिटरली नहीं लेना है अनटिल अनलेस हमारे क्वेश्चन की बातें हैं। व्हाट स्टेटमेंट वी हैव टू गो थ्रू इज अ पर्टिकुलर कैटेगरी। तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टेटमेंट्स को कहते हैं कैटेगोरियल प्रोपोजिशन। अब कैटेगोरियल प्रोपोजिशन सिंपली यही है कि एक टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है और उनका एक सेट पैटर्न होता है, उनका एक follows a pattern and have limited information in it. Definition wise देखो, it says statement where the predicate affirms or denies all parts of the subject. अब हमको अभी फर्स्ट टाइम पढ़ने में हो सकता है इतना क्लैरिटी ना आए, बट लेट्स कीप दिस प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट इन माइंड एंड लेट्स डिस्कस कि कैटेगोरियल प्रपोजिशन का भी कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता होगा, जैसे आर्ग्यूमेंट का प्रीमाइस और कंक्लूजन था। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो देयर इज क्वांटिटी, सब्जेक्ट, क्वालिटी एंड प्रेडिकेट। ये दो वर्ड्स तो आए थे हमारे डेफिनेशन में भी ऊपर। इफ यू पिक दिस स्ट्रक्चर और ये चार ही चीजें हम दिमाग में बिठा लें तो बहुत ही एक सेट पैटर्न, बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस बनेंगे विच विल ऑब्वियसली हैव अ वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन इन इट, और इतना प्रॉपर पैटर्न है तो हमारे लिए उसको डिड्यूस करना भी बहुत आराम से ईजी हो जाता है। क्वांटिटी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इधर इट कैन बी ऑल या सम। ऑल को हम बोलते हैं यूनिवर्सल, सम वर्ड्स आएंगे जहां पर वहां उसको पर्टिकुलर बोलेंगे। क्वालिटी कैन ऑल्सो बी ऑफ टू टाइप्स, इधर इट कैन बी पॉजिटिव या नेगेटिव, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आर नॉट, इज नॉट, कुछ भी सिंपल सेंटेंसेस जो हम बना पाए इनसे। So now if we look again, such statement where the predicate affirms or denies all parts of the subject. For example, all cats are lazy. ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसमें बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। अब देखो, all cats are lazy, थोड़ा सा बचपन में जाएं तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमको पता है, कैट हमारा सब्जेक्ट है, लेजी हमारा प्रेडिकेट है। नहीं भी पता हो तो अभी हमने जस्ट पहले जो एक स्ट्रक्चर देखा था उसी स्ट्रक्चर में मैंने इस सेंटेंस को फिट करा, तो अपने आप मुझे पता चल गया कि ये क्वांटिटी है, सब्जेक्ट, क्वालिटी एंड प्रेडिकेट। नाउ क्वांटिटी हमने बोला था सम या ऑल दोनों हो सकती है। अभी वाला कैसे सेंटेंस है, ऑल कैट्स आर लेजी, आर इज पॉजिटिव, आर नॉट होता तो नेगेटिव हो जाता। अब यही सेंटेंस बहुत कॉम्बिनेशंस के साथ बन सकता है, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, वो भी यूनिवर्सल या पर्टिकुलर, ऑल या सम हो सकते हैं। इफ दिस चार्ट इज क्लियर इन योर माइंड, वी कैन सी कि कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इनसे, तो ज्यादा तो बनेंगे नहीं। These four basic types of sentences or propositions can be made based on those combinations जो हमने ऊपर देखे। एक होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। वैसे एग्जांपल्स यहाँ लिखे हुए हैं, बट स्टिल इफ वी गो बैक, मैं एक ऑल ले लूं, कैट्स आर पॉजिटिव, सॉरी आर लेजी, वो तो लिख ही रखा है ऊपर। फिर मैं ले लूं ऑल कैट्स आर नॉट लेजी, वो भी एक सही सेंटेंस है, तो इट विल बी यूनिवर्सल नेगेटिव। सम कैन बी पर्टिकुलर पॉजिटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव। मैं बोलूं सम कैट्स आर लेजी, सम कैट्स आर नॉट लेजी, ये इस टाइप के चार सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब अगर टाइप्स हमने कैसे बनाए, किन कॉम्बिनेशन से बनाए, वो क्लियर है, तो मैंने आगे कुछ लेटर्स लिखे हैं। इनमें ज्यादा कंफ्यूज ना होना हो तो थिंक ऑफ देम एज वोवेल्स, ऑफ कोर्स दे आर वोवेल्स, A, E, I, O and there is a fifth one U, जो हम आएगा या नहीं आएगा we'll discover in the next lectures. A, E, I, O, 4 types of sentences हमने बना लिए हैं। अब मुझे जो अब तक मैंने इस लेक्चर में पूरा पढ़ा, वो अगर मैं सम अप करूं तो इन 4 लेटर में सम अप हो चुका है। If for the upcoming lectures now मुझे कुछ भी समझाना हो तो मुझे ये पूरा लेक्चर रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, if I'm clear with A, E, I, O. और इस सब का काम आएगा बहुत आगे वाले टॉपिक्स में, लाइक स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ेंगे, सिलोजिज्म पढ़ेंगे, उन सब में इन सब का बहुत ज्यादा यूज आएगा, एंड इवन फर्दर इन लॉजिक ऑल्सो, इंडियन लॉजिक। इन्हीं को मूड एंड फिगर बोला गया है। फिगर इज हाउ द सेंटेंसेस आर मेड या स्ट्रक्चर,
फिगर को स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस भी समझ सकते हैं हम। एंड मूड इज द लेटर डिनोटेशन, ये समझ लो। तो ये सब हमारे मूड्स हो गए, और इनका स्ट्रक्चर कैसा बना सेंटेंस में, वो हमारा फिगर हो गया। ओके, तो मूड्स एंड फिगर इज दिस। नाउ if this lecture helps us understand the use of these four letters for all that we have studied in this lecture, so हमारे आगे के lectures are going to be very small and very easy. The next lecture will be square of opposition. I hope you like the lecture. This lecture and many others can be detailed, can be studied in detail in our app. तो आप उन पर बाइलिंगुअल कोर्सेज हैं और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। अगर इसमें कोई भाषा की दिक्कत आई हो तो यू कैन गो टू द ऐप एंड यू कैन एक्सप्लोर आवर कोर्सेज देयर। आई होप you like the lecture. Thank you.